हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो तथा आपके क्लास यानी 11th का लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आज बताने वाला हूँ कि प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले पार्ट से देखना शुरू करें। और पहला पार्ट का लिंक कहाँ पे मिलेगा? ऊपर यहाँ पे। साथ ही वहां पे आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा होगा हाउ टू फाइंड एनी वीडियो, यानी या कोई भी प्लेलिस्ट कैसे सर्च करें। तो वहां से जा करके आप इस चैनल के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। यानी आपको करना क्या है कि इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है वहां से देखते हुए आना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप इस वीडियो को पूरा समझ पाइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे एटीपी तथा एनडीपीएच का निर्माण शामिल है। अब देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश का अवशोषण होता है, जल का विघटन होता है, ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, साथ ही उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों का निर्माण होता है जैसे एटीपी और एनडीपीएच। मैं चाहूंगा कि आप एटीपी तथा एनडीपीएच दोनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने इस दोनों का फुल फॉर्म आपको पिछले दोनों वीडियो में बताया है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, देखिए यहाँ से L से लाइट और H से हार्वेस्टिंग और C से क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है? दो स्पष्ट वर्णक होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC, जिन्हें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम को शॉर्ट में लिखते हैं PS तथा फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। तो यहां से आप समझ लीजिए कि वर्णक दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम किसे कहते हैं? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को। में गठित होते हैं, कहते हैं, हो गया, में गठित होते हैं। इन्हें खोज के क्रम में नाम दिए गए हैं, न कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनकी काम के अनुक्रमों में। अब देखिए, यहाँ पे फोटो सिस्टम यानी PS1 और PS2 नाम दिया गया है। वो किस क्रम में नाम दिया गया है? तो इनके खोज के क्रम में, यानी जो फोटो सिस्टम था 1 था, इसकी खोज पहले हुई थी तो इसका नाम फोटो सिस्टम 1 रख दिया गया, और फोटो सिस्टम 2 की खोज बाद में हुई इसलिए इसको फोटो सिस्टम 2 रखा गया। लेकिन यहाँ पे जब आप अभिक्रिया में आइएगा तो फोटो सिस्टम 2 में पहले अभिक्रिया होती है और उसके बाद वो अभिक्रिया फोटो सिस्टम 1 में होती है। यानी पहले फोटो सिस्टम 1 में होता है और उसके बाद जाता है वो अभिक्रिया फोटो सिस्टम 2 में। लेकिन खोज फोटो सिस्टम 1 की पहले हुई थी इसलिए इसका नाम दे दिया गया है फोटो सिस्टम 1, और इसके बाद में हुई तो इसको दे दिया गया है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। LHC प्रोटीन के आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल A के एक अणु के, तथा LHC का निर्माण करते हैं जिन्हें एंटनी कहते हैं। तो देखिए, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक फोटो सिस्टम में, अब प्रत्येक फोटो सिस्टम मतलब यहाँ पे तो दो ही फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इन दोनों में सभी वर्णक होते हैं, किसको छोड़ करके? तो क्लोरोफिल A को छोड़ करके बाकी सभी क्या होते हैं? सभी वर्णक होते हैं। और वो किसका निर्माण करते हैं? LHC का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एंटनी कहते हैं। LHC का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं? एंटनी कहते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर
प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। अब ये जो वर्णक है, ये जो सभी वर्णक है वो कौन सा कार्य करते हैं? तो ये वर्णक क्या करते हैं कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक वर्णक एक ही प्रकार के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकता है। तो जब अधिक वर्णक रहते हैं तो विभिन्न तरह के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं, यानी जितना ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी ही अच्छी होगी। अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये विभिन्न वर्णकों के अणु है और यहाँ से क्या हो रहा है, इधर फोटोन आ रहा है, आने से क्या होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अभिक्रिया होती है इस पे, और अभिक्रिया होने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया का केंद्र है ये। और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है कहाँ? प्राथमिक ग्राही की ओर। अब ग्राही का मतलब समझ कर ले लीजिए, ग्राही का मतलब है ग्रहण करने वाला, बार बार ये नाम आएगा तो आप समझ लीजिएगा, ये ग्राही का मतलब है ग्रहण करने वाला। क्लोरोफिल ए का अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। दोनों फोटो सिस्टम के प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। फोटो सिस्टम यानी PS1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 nm यानी नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं। PS2 में अवशोषण शीर्ष 680 nm यानी नैनोमीटर पर होता है, इसे P680 कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए है वो क्या करता है, उसका अकेला अणु जो होता है, अकेला अणु क्लोरोफिल ए का, वो क्या करता है, अभिक्रिया का केंद्र बनाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये अभिक्रिया का केंद्र यहाँ पे बनाया हुआ है। और दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं, दोनों का अलग अलग होता है। फोटो सिस्टम एक में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल का अवशोषण कब होता है? 700 nm पे होता है। किस पे होता है? 700 nm पे होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? P700 कहते हैं। जबकि फोटो सिस्टम 2 में अवशोषण क्रिया कब होती है? 680 पे होती है, इसलिए इसे P680 कहते हैं। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन कैसे होता है। तो फोटो सिस्टम 2 में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए यानी 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इस चीज को समझिए। सबसे पहले देखिए अभिक्रिया कहाँ शुरू हो रही है? फोटो सिस्टम 2 में। तो फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है? फोटो सिस्टम 2 में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 nm यानी 680 नैनोमीटर पर लाल रंग के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब प्रकाश अवशोषित करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, यानी एक्साइटेड हो जाता है, और उत्तेजित होकर के वो क्या करता है? परमाणु के नाभिक से दूर जाता है। आप जब परमाणु का संरचना पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि क्या होता है, बीच में नाभिक होता है और इसमें प्रोटॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। अब क्या होता है, जब इसे प्रकाश पड़ता है तो यही इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उत्तेजित होने के बाद ये अपनी कक्षा से बाहर चले जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। वही कह रहा है कि यहाँ पे अपने नाभिक से दूर चले जाते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है और इसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें साइटोक्रोम होते हैं, वहां पहुंचा दिया जाता है। ये चित्र 13.5 यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है तो क्या होता है, अपने नाभिक से दूर जाता है, और जब नाभिक से दूर जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होता है वो उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम से साइटोक्रोम होता है वहां पे पहुंचा देता है। यहाँ पे अब आप फिगर में देखिए यहाँ पे LHPC यानी फोटो सिस्टम ये 2 है, ठीक है। यहाँ मैं PS2 लिख दे रहा हूँ, PS2 है यहाँ पे, ठीक है, PS2 है। और LHPC यानी यहाँ पे फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। अब देखिए फोटो सिस्टम 1 पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे कितनी होती है इसका तरंग दैर्ध्य? ये होता है 680 nm, और यहाँ पे लाल रंग को अवशोषित करता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, और उत्तेजित होकर के ऊपर जाता है।
जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है इसका, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह द्वारा इसको LHPC यानी पी फोटो सिस्टम 1 को दे देता है। ठीक है, और फिर फोटो सिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, तो फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्राही है, वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और वहां से NDPH तथा NDP का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। चलिए वहां पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा पीछे, फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी होती है। अधोगामी का मतलब क्या होता है, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर। ठीक, अधोगामी है जो अपचय विभव मापन यानी रिडक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम 1 के वर्णकों को दे दिया जाता है। देखिए वही बात मैं बता रहा था, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं, इस इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह से आते हैं, तब उनका उपयोग नहीं होता है। क्या किया जाता है, उसको दे दिया जाता है LHC यानी फोटो सिस्टम 1 को दे दिया जाता है। इसके साथ ही PS1 का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल रंग की यानी 700 nm तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है, और अन्य ग्राही अणु में जिसका अपचयोपचय यानी रिडॉक्स विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है। ये इलेक्ट्रॉन पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NDP अणु की ओर जाते हैं। अब NDP प्लस है, ये NDP अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन NDP प्लस को अपचयित कर NDPH प्लस H प्लस आयन को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NDPH और प्लस H प्लस दिखाया जा रहा है। इसको आप कह सकते हैं NDPH2। तो यहाँ से मैं आपको NDPH2 ही बोलूंगा, इसको NDPH2 बोलते हैं। तो जब NDPH प्लस H प्लस आयन ये मिल जाता है तो ये बना लेता है NDPH2। ठीक है, तो क्या यहाँ पे फिगर में समझिए, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था, यहाँ पे इसका यूज नहीं हुआ। साथ ही यहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ के भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उत्तेजित हो जाते हैं, और वो फिर जाते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास, और यहाँ से NDPH2 का निर्माण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंतः में अधोगामी होकर NDPH प्लस को अपचयित कर NDPH2 बनाने में तक की होती है। वही बात देखिए जो मैं बता रहा था, वही बोल रहा है कि सबसे PS1 से शुरू होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है शिखरों पर यानी सबसे ऊपर, यहाँ ग्राही अंग में जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह में आता है, उसके बाद ये PS सिस्टम 1 में जाता है, फिर PS सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाता है, और यहाँ से NDPH2 का निर्माण करता है। ठीक है, यह सारी योजना Z के आकार की होती है, इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक अपचयोपचय विभव माप पर हो। ठीक है, अब दूसरा चीज यहाँ पे समझ लीजिए, इसको Z स्कीम कहते हैं। Z स्कीम क्यों कहते हैं, देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे। मैं कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे आया, सॉरी यहाँ पे ऊपर गया, फिर इधर से इधर आया नीचे, और फिर इसको ऐसे गया। अगर आप इस फिगर को ऐसे घुमा दें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आपको दिखाई देगा, ये जेड के आकार की दिखाई देगा, इसलिए आप इसे जेड स्कीम यानी इसको जेड स्कीम कहा जाता है। ठीक है, और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम, क्योंकि ये जेड जैसा फिगर बनाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जल विघटन क्या होता है। जल विघटन, आप पूछोगे कि PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता है। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं
उनकी जगह निश्चित ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही। जो प्रश्न है कि PS2 में कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर, मतलब PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता रहा है। यहाँ पे फिगर में आप देखिए, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो LHC2 यानी जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे PS2 जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पे तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन आ रहा है, निकल रहा है यहाँ से। वही पूछ रहा है कि आप पूछेंगे कि PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर कर रहा है, यानी यहाँ पे कहाँ से इतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि यह क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लगातार निकाल रहा है। आखिर इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। तो वे इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं, उनकी जगह निश्चित ही दूसरे इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए। यानी अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ से निकल रहा है तो इसका बदला यहाँ से इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है PS2 से। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। जल विघटन का संबंध PS2 से है, मैं आपको बता ही देता हूं पहले ही। तो देखिए यहाँ पे ये जो जल है, इसका विघटन होता है कहाँ पे होता है, तो PS2 में होता है यहाँ पे। तो जल का जब विघटन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलता है। यहाँ से ऑक्सीजन शुद्ध आपको अलग मिल जाता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन टूट टूट करके बार बार कहाँ पे जाता है, PS2 में। यानी जब तक जल का अणु टूटता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन PS2 को मिलता रहेगा, और PS2 उसी इलेक्ट्रॉन को ग्राही को देगा, ग्राही फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह द्वारा PS1 को देगा, और ऐसे ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। वही बात बता रहा है। तो याद रखना है क्या कि जल विघटन का संबंध किससे है, PS2 से है। जल H+ यानी हाइड्रोजन आयन H+ ऑक्सीजन तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो प्रकाश संश्लेषण का शुद्ध पदार्थ है या शुद्ध उत्पाद है। फोटो सिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपने देख ही लिया कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किससे आ रहा है, यानी जो यहाँ पे PS1 है ना, तो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे PS1 में इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, यानी कहाँ से इलेक्ट्रॉन PS1 में आ रहा है, तो ये आ रहा है कहाँ से, PS2 में। और PS2 में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो PS2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है कब से, जब यहाँ पे जल के अणु टूट रहे हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही इलेक्ट्रॉन आकर के PS2 में मिलता है। ठीक है, हमें यह अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन PS2 से संबंधित है। तो ये तो आप याद कर लीजिएगा PS2 से संबंधित है, मैंने आपको समझा भी दिया है। जो थाइलेकोनाइड थाइलेकोलाइड झिल्ली की भीतर की ओर होता है, किधर होता है, झिल्ली के भीतर की ओर होता है। तब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉन्स एवं O2 कहाँ मुक्त होते हैं, और ऑप्शन है यहाँ पे अवकाशिका यानी ल्यूमेन में, या फिर कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर। तो देखिए इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, जल है। यहाँ पे जब टूटता है तो किसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ पे, PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 में। और जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, झिल्लिका से बाहर चला जाता है। मान लीजिए कि ये पूरा सेल है जिसके ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ क्या है, झिल्ली है। वास्तव में इस सेल का अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल इस झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जब ये जल यहाँ पे टूटता है तो हाइड्रोजन तो अंदर ही यूज हो जा रहा है, कहाँ पे, NADPH2 बनाने में हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो हाइड्रोजन किधर रह जाता है, झिल्लिका के अंदर रह जाता है, यानी ल्यूमेन में हो जाता है। ल्यूमेन किसको कहते हैं, अवकाशिका को, बीच वाला जो जगह है वहां पे हो जाता है। और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, झिल्लिका से बाहर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।